मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता, ये मेरी स्टूडेंट है, एकदम गुस्से से बोला। जबकि पुलिस वाले तंजिया हंसते हुए रवीश और उसके पहलू में खड़ी उस नाजुक सी लड़की को देखने लगे। स्टूडेंट के साथ रात के 3 बजे क्या कर रहे थे प्रोफेसर साहब? पुलिस वाले के सवाल पर वो बर्दाश्त से आंखें मीच गया। उनके पास फ़ोन करने की इजाज़त भी नहीं थी। जब पुलिस वालों ने अपनी नई मुहिम के अनुसार फ़ौरन अपने हवलदार को बुलाया और उसे कुछ आदेश देने लगे, तो पुलिस वाले की बात सुनकर रवीश हक्का बक्का रह गया। पुलिस वाले हवलदार को तुरंत मंदिर में चलने के लिए कह रहे थे, और मंदिर में जाकर क्या करना था ये रवीश अच्छी तरह जानता था, क्योंकि वो पुलिस वालों की बात सुन चुका था कि तुम्हारी और इस लड़की की शादी करवाई जाएगी। रवीश ने लाख हाथ पैर मारे, लेकिन पुलिस वालों ने अपनी मनमानी करके ही दम लिया। सुबह होने से पहले उन दोनों की शादी कर दी गई। जबकि रवीश नफरत से अपने पहलू में खड़ी उस मासूम सी परी को देख रहा था। कहने को उसका नाम परी था, लेकिन वो किसी चुड़ैल से कम नहीं थी इस वक्त रवीश के लिए, जो कल रात एक लड़के के साथ भागी थी और उसे बचाने की कोशिश में वो खुद ही इस जाल में बुरी तरह से फंस चुका था। और फिर उसे घर भी छोड़ा, पर उसके घर वालों ने भी उसको घर से निकाल कर रवीश के हवाले कर दिया। रोना बंद करो, वो बुरी तरह गुस्से से चीख पड़ा। उसकी चीख पर वो सहम कर गाड़ी के दरवाजे के साथ लग गई। वो तो उसका टीचर था, जो हो रहा था वो ठीक नहीं था, और रवीश का बस नहीं चल रहा था कि गाड़ी किसी चीज़ से ठोक दे। वो इंसान जिसने आज तक किसी की पसंद की शर्ट नहीं पहनी थी, आज उसकी शादी उसकी पसंद के बगैर हो गई थी। बार बार उसे याद आ रहा था कि कैसे जबरदस्ती उसकी शादी कराई गई थी। लगभग आधे घंटे के बाद गाड़ी एक मेंशन के सामने रुकी। गाड़ी से निकलते ही उसने पूरे जोर के साथ दरवाजा खोला और उतनी ही जोर से बंद किया। रोती हुई परी डर से उछल पड़ी। मरती क्या न करती, वो भी दरवाजा खोलकर बाहर निकली। धीरे धीरे कदम उठाती वो अंदर आई, जहां वो थोड़ी देर पहले गायब हुआ था। अपने टीचर के घर वो उसकी बीवी बनकर आई थी और शर्म से डूब मर रही थी। वो मेंशन जितना बाहर से खूबसूरत था, अंदर जाकर लगता था जैसे किसी स्वर्ग में आ गई हो। एक एक चीज़ अपनी खूबसूरती का मुंह बोलता सबूत थी। वो लिविंग रूम में खड़ी अपना गम भुलाए गौर से हर चीज़ को देख रही थी, जबकि आने वाली ज़िंदगी के लिए फिक्र भी कर रही थी। तभी रवीश वापस आया और एक कमरे की तरफ इशारा किया। आज से तुम वहाँ रहोगी, वो तुम्हारा कमरा है। समझ आया तुम्हें, या एक बार और समझाऊं? उसकी आंखें इस कदर गुस्से से लाल हो रही थीं, जबकि परी कुछ भी नहीं बोल पाई थी। बस धीरे से हाँ कहते हुए अपनी गर्दन झुका गई। उसके इतने आज्ञाकारी बनने पर भी रवीश को गुस्सा आया। सब कुछ किया कराया इस लड़की का था, और अब ऐसे मासूम बन रही थी जैसे इससे भोला भाला इस दुनिया में कोई और नहीं था। बर्दाश्त की हद से उसकी खूबसूरत आंखों में खून उतरने लगा। उसके घने सिल्की बाल माथे पर बिखर रहे थे। शर्ट के ऊपरी 2 बटन खुले हुए थे, जहां से उसका चौड़ा सीना कुछ कुछ दिखाई दे रहा था। परी ने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली। आज से पहले परी ने उसे कभी इस हालत में नहीं देखा था। वो तो हमेशा वेल ड्रेस और टिप टॉप यूनिवर्सिटी आता था। यूनिवर्सिटी की हर लड़की का क्रश, मगर उसने कभी किसी को देखा ही नहीं था। हर किसी को डांटना तो वो अपना हक समझता था, और ऊपर से यूनिवर्सिटी की लड़कियों का भी कहना था कि अगर ये ना डांटे तो इतने अच्छे भी न लगें। इतनी खूबसूरती पर इनका डांटना तो इनका हक बनता था। अब जाओगी भी या यहीं खड़ी रहोगी? वो उसे चुपचाप जमा खड़ा देखकर एक बार फिर गुस्से से चिल्लाया। उसके चिल्लाने पर वो एकदम डर से सहम गई, और फिर कदम कदम चलती कमरे के दरवाजे तक पहुंची। फिर मुड़कर एक नज़र उसे देखा तो वो उसे गुस्से से घूर रहा था। मुट्ठियां भींची हुई थीं और गुस्से के मारे अपने होंठ चबा रहा था। वो सर झुकाकर कमरे के अंदर दाखिल हुई और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। दरवाज़ा बंद होते ही रवीश भी मुड़ गया था। वो अकेला रहता था, बचपन में बोर्डिंग में पढ़ता था, माँ बाप अमेरिका में होते थे और वो इधर बिजनेस करता था। जब उसके प्रोफेसर ने उसे विनती करते हुए 2 घंटे पढ़ाने के लिए कहा था, अपने कमरे में आया तो तमाम कमरों से ज़्यादा बड़ा और ख़ूबसूरत था उसका कमरा। कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड वाइट था। पेंट से लेकर हर चीज़ काली सफ़ेद, यहाँ तक कि बेडशीट तक काली थी। वो चेंज करके आरामदायक कपड़े पहनकर बेड पर लेट गया। इतनी टेंशन, इतना गुस्सा कि नींद आना मुमकिन नहीं था। वो आंखें बंद किए बेचैनी की हालत में अभी कुछ घंटे ही लेटा था कि अब से कुछ देर पहले हुई शादी के बारे में सोचने लगा। नींद तो दूसरी तरफ परी को भी नहीं आनी थी। ऐसी बेबसी, बदकिस्मती और शर्मिंदगी कि वो घुटनों में सर दिए लगातार रोए जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी ख़त्म हो गई हो।
उसके शरीर से उसकी जान जुदा हो गई हो और अब सिर्फ एक वजूद बचा था जिसे जिंदगी भर का बोझ ढोना था। आखिर वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब उसने सुमित के साथ घर जाने की हामी भरी थी। उसे क्या पता था लोग उसे कैरेक्टरलेस कहेंगे और आखिर घर वाले उसकी बात क्यों ना सुन सके। क्या बेटियां इतनी बोझ होती हैं कि उन्हें उनकी गलती पर उनकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला कर दिया जाता है? क्या लोगों की बातें ज़रूरी होती हैं या फिर अपनी बेटियां? उसे अब समझ आ गया था कि लोगों की बातें ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। उसके खुले बाल चेहरे पर आ रहे थे। रोते रोते न जाने कब उसकी आंख लग गई। किसी ने सही कहा था, नींद ऐसी चीज़ है जो किसी भी हालत में आ जाती है। बैठे बैठे ही वो बेड से टेक लगाकर सो गई थी। सुबह रूटीन के अनुसार उठकर रवीश ने सबसे पहले बाथ लिया, फ्रेश हुआ, नाश्ता बनाया, 2 टोस्ट, 2 आमलेट और जूस का गिलास। नाश्ता करके तैयार हुआ और हमेशा की तरह नुक सुख से तैयार होकर यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया। उसने परी को उठाना, यहाँ तक कि उसे देखना भी गवारा नहीं किया। अपने अंदर की हालत वो बाहर जाहिर करने वालों में से नहीं था, इसीलिए अपनी रूटीन पर जल्दी ही वापस आ गया। पीछे लगभग 11 बजे वो सोकर उठी थी। घर सन्नाटे से गूंज रहा था। बगैर कुछ खाए वो दोबारा कमरे में चली गई। कल का दिन उसके दिमाग पर एक फिल्म की तरह चलने लगा। उसे याद आया, कल उसका यूनिवर्सिटी में सोसाइटी डिनर था और फंक्शन 1 बजे तक चला था। समिति की प्रेसिडेंट होने के नाते वो फंक्शन छोड़कर भी नहीं जा सकती थी और 1 बजे तक यूनिवर्सिटी से निकलकर जब वो घर कॉल कर रही थी तो उसका क्लास फेलो सुमित उसके करीब आया। परी, आप यहाँ अकेली क्यों खड़ी हैं? कुछ नहीं, बस घर कॉल कर रही हूँ। उसने दोबारा नंबर मिलाया। वो इस वक्त नहीं आने वाले, उन्हें आते आते वक्त लग जाएगा परी। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, वो बनावटी परेशानी के साथ बड़ी इज्जत देते हुए बोला। थैंक यू सुमित, मगर मेरे घर वाले लेने आ रहे हैं मुझे। उसने सुमित की बात को टाल दिया, लेकिन वो जिद करने लग गया। घर वाले शायद सो गए थे, इसीलिए उसकी कॉल भी नहीं उठा रहे थे। अभी वो उसके साथ गाड़ी में बैठ भी नहीं पाई थी कि तभी रवीश ने उसे देखा। अभी थोड़ी देर पहले उसने सुमित को अपने दोस्त के साथ बातें करते सुना था। वो शायद किसी लड़की को उठाकर ले जाना चाह रहे थे और जब रवीश ने सुमित के साथ परी को गाड़ी में बैठते देखा तो उसके दिमाग में खतरे की घंटियां बज उठीं। हो न हो सुमित परी के बारे में ही बात कर रहा था। मुझे इस लड़की को बचाना चाहिए, ये सोचते हुए वो जल्दी से आगे बढ़ा। इससे पहले कि वो उन्हें रोक पाता, सुमित ने गाड़ी आगे चला दी। रवीश ने अपनी गाड़ी स्टार्ट करके उनकी गाड़ी के पीछे लगा दी। मेन रोड पर दोनों गाड़ियां आगे पीछे दौड़ती जा रही थीं। जब पिछली गाड़ी ने अगली के आगे जाकर ब्रेक लगाए, मन ही मन भगवान को याद करते हुए परी ने सर झुका लिया। रवीश को अपनी तरफ आता देख उसने दरवाजा खोलकर उसका हाथ पकड़कर बाहर निकाला। परी कुछ बोल पाती इससे पहले ही सुमित बाहर निकल आया। सर, आप यहाँ इस वक्त? उसका अंदाज बुरी तरह घबराया हुआ था। परी, आप इसके साथ यहाँ क्या कर रही हैं? वे लोग दोनों गाड़ियों के बीच खड़े थे। सर, मैं इन्हें इनके घर ड्रॉप। शट अप। ऐसे दहाड़ा कि कुछ पलों के लिए सुमित खामोश हो गया था। सुमित अब ना तो सर से लड़ सकता था और ना ही परी को लेकर जा सकता था। रवीश ने परी को अपनी गाड़ी में बिठाया। तब तक सुमित गाड़ी निकालकर पीछे से चला गया। पीछे मुड़े रवीश के मुंह से शिट निकला। खैर, गाड़ी चढ़ाते हुए वो उसे डांट भी रहा था। दिमाग ठीक है आपका? इस वक्त किसी के भी साथ मुंह उठाकर निकल जाएंगी? आपके दिमाग में अक्ल नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं? इतनी छोटी बच्ची भी नहीं है आप कि अच्छे बुरे की तमीज़ न कर सकें। आधी रात के वक्त एक अनजान लड़के के साथ बिना सोचे समझे गाड़ी में बैठ गई। एक बार भी नहीं सोचा। वो उसे गुस्से के मारे बुरी तरह लताड़ रहा था। रवीश को उसकी इस लापरवाही की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। सर, मुझे घर जाना था। मैंने उसे मना भी किया था, बट वो यूं ही जिद। वो सर झुकाकर बोली। उसने जिद की और आप मुंह उठाकर चल पड़ी। रवीश यूनिवर्सिटी जाकर जिसे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था वो परी ही थी। समिति की प्रेसिडेंट होने के नाते वो बाकी क्लास की लड़कियों से अलग प्रोफेशनल थी। उसका अंदाज, उठना बैठना, बोलना सब अलग था। मगर इस वक्त उसकी इतनी बड़ी लापरवाही पर रवीश को बुरी तरह गुस्सा आ रहा था। थोड़ी ही दूर चलने के बाद एक पुलिस चौकी थी। गाड़ी की तलाशी लेने के लिए उनकी गाड़ी को रोका गया। रवीश को शीशा नीचे करने को कहते हवलदार अब उसकी खिड़की के पास आकर खड़ा हुआ। हाँ जी, तो ये तुम्हारी बीवी है या ऐसे ही लिए जा रहे हो? दरअसल आजकल पुलिस काफ़ी एक्टिव थी। कोठा, रेड लाइट एरिया वगैरह पर छापे पड़ रहे थे। मेरी स्टूडेंट है, घर ड्रॉप करने जा रहा हूँ। रवीश ने जो सच था वही बताया, जबकि रवीश के बताने पर हवलदार जोर से हंसा और उसके साथ बाकी हवलदार भी हंसने लगे और फिर ज़बरदस्ती उन्हें पुलिस स्टेशन ले आए। वहाँ उनके लिए एसएचओ पहले से इंतजार में बैठे हुए थे।
हाँ जी प्रोफेसर साहब। तो भाई अब सच बताइएगा, कहाँ लेकर जा रहे थे इस लड़की को? क्या घर से भगा कर ले जा रहे थे? एसएचओ ने पढ़े लिखे होने की लाज न रखी। नहीं सर, हमारा फंक्शन लेट ख़त्म हुआ है, इसीलिए सर मुझे घर ड्रॉप करने जा रहे थे, रवीश की बजाय परी ने जवाब दिया। तो सबक रटाकर लाए हो अच्छे से? उसकी बात पर रवीश खामोश रहा। एसएचओ को पता नहीं था कि उसके सामने एक बिजनेस टाइकून रवीश आहूबालिया खड़ा था। सर, आई एम सेइंग दिस लास्ट टाइम, मैं इनको ड्रॉप करने जा रहा था बस, वो बर्दाश्त करते हुए बोला। अबे चल, तेरे जैसे बहुत झूठे और मक्कार देखे हैं हमने। हवलदार विष्णु, चल लेकर चले ने हमारे पास के मंदिर में। शायद वो एक अच्छा काम करने के मूड में था, अपनी तरफ से उन दोनों के नाजायज रिश्ते को जायज रिश्ते में बदलने की कोशिश कर रहा था। सर, ये ज्यादती है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? रवीश गुस्से से दहाड़ा। उसने फ़ोन करने के लिए मोबाइल निकाला कि तब भी उसका फ़ोन छीन लिया गया। अब वो किसी को कॉल भी नहीं कर पा रहा था। गुस्से से उसका बुरा हाल हो गया था और परी तो सचमुच रोने लगी थी। ये क्या हो रहा था? लगभग 20 मिनट बाद वो लोग उन्हें लेकर मंदिर में चले आए और शादी शुरू हुई, जिस पर दोनों बिल्कुल भी राजी नहीं थे। अगर तुम नहीं चाहते कि कल तुम्हारी तस्वीर पूरे देश में लड़कियां भगाने के चक्कर में वायरल हो तो शादी चुपचाप कर लो, एसएचओ मुस्कुराकर बोला। न चाहते हुए भी उसने परी को देखा। उसकी गलती ने ये सब किया था। गुस्से से वो शादी की सारी रस्में निभाता चला गया, लेकिन साथ ही साथ वो परी को घूर घूर कर देख रहा था। परी तो शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं थी, जबकि एसएचओ ने उसे घूर कर देखा और फिर न चाहते हुए भी वो शादी के लिए राजी होती चली गई। सोने पर सुहागा तो ये था कि उस एसएचओ ने अपनी जेब में हाथ डालते हुए 1000 रुपये निकाले और परी के हाथ पर रख दिए। बेटियां खाली हाथ विदा होते अच्छी नहीं लगती। परी का दिल कर रहा था कि वो यहीं इस एसएचओ का कलेजा फाड़ दे। कुछ देर पहले जल्लाद बने उसने जबरदस्ती उनकी शादी करवाई और अब उसका मायके का रोल निभा रहा था। पुलिस वालों ने रवीश को उसे खुश रखने की वार्निंग भी दी थी कि इस बच्ची का ख्याल रखना। परी का दिल किया कि इन लोगों को अभी यहीं पर जिंदा ख़त्म कर दे। वो मंदिर से परी को लेकर निकला तो उसने गुस्से से परी को घूर कर देखा, जो आंसू बहाने के साथ साथ अपनी नाक भी दुपट्टे से साफ कर रही थी। अब क्या इरादे हैं? घर चलें? मैं मम्मी पापा को सब कुछ बता दूंगी। वो उसे लेकर उसके घर पहुंचा, लेकिन तब तक रात के 4 बज चुके थे। उसके घर वाले बुरी तरह परेशान हो रहे थे और जब उसे एक मर्द के साथ घर आते देखा तो सबके चेहरे कठोर हो गए। परी ने आगे बढ़ते हुए अपने घर वालों को सब बात बताई। गुस्से के मारे उसके घर वालों का बुरा हाल था। सबसे पहले उसके पापा आगे बढ़े थे। जब तू इस आदमी के साथ शादी कर चुकी है तो हमारे घर आने की क्या ज़रूरत थी? जा, निकल जा हमारे घर से। हमारे घर में अब तेरी कोई जगह नहीं है। शादी कर ली तो जा, अपने पति के साथ रहे। उसके पापा ने हाथ पकड़कर उसे और रवीश को घर से बाहर कर दिया। अब रवीश के पास उसे अपने साथ लेकर आने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। वो यूनिवर्सिटी के बाद अपने ऑफिस आया था। आज का सारा गुस्सा एम्प्लॉयज़ पर निकल रहा था। लगता है घर वाले ने सुबह सुबह इग्नोर किया है। एक लड़की ने दूसरी के कान में फुसफुसाया, ये जाने बगैर कि उनका बॉस तो अपनी नई नवेली बीबी को खुद ही इग्नोर करके आया था। अगर शादी हुई होती तो ऐसे ना होते। दूसरी ने उसे गैर शादीशुदा बताया। लड़कियां इधर आओ मेरे पास, वो गुस्से से बड़बड़ाया। उसने उन्हें बड़बड़ाते हुए देख लिया था कि कानों में, और कहने लगा, आखिर कानों में ऐसी कौन सी बातें हो रही थी जो मेरी बातों से ज़्यादा ज़रूरी हैं? रवीश इस वक्त गुस्से में था। सर, कुछ भी नहीं, उन्होंने नजरें झुकाकर कहा। आई एम वार्निंग यू फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, आगे से मेरी किसी भी बात को इग्नोर करने की कोशिश मत करना। ऑर्डर देने के अंदाज में कहता हुआ उसने उन्हें हाथ के इशारे से वापस जाने के लिए कहा। जितना शक्ल से खूबसूरत है, काश अंदर से भी उतना होता, वे लड़कियां सोच कर रह गईं। ऑफिस से वो 6 बजे निकला और 6:30 घर पहुंचा। अपनी रूटीन के अनुसार कमरे में गया। परी को वह बिल्कुल भूल चुका था। कल रात एक लड़की को अपनी बीवी बनाकर लाया था, उसे याद नहीं था। नहा धोकर चेंज करके वो ओपन किचन की तरफ आया। खाना बनाते हुए उसे परी का ख्याल आया तो उसके कमरे की तरफ आया। दरवाज़ा नॉक करके खोलते ही उसने उसे सामने खड़ा देखा। बाहर आओ, खाना खा लो, कहता हुआ वो वापस मुड़ गया। क्या दिन आ गए थे, परी सोच कर रह गई। सुबह फ्रेश होने के बाद उसने रवीश का ट्राउजर और एक ढीली ढाली सी शर्ट पहन रखी थी। वो उसी हालत में बाहर आ गई। किचन सेल्फ के पास खड़े रवीश को देखकर उसकी आंखें एक बार फिर भर आईं। आई एम सॉरी सर, शर्मिंदगी से उसका सर झुक गया। रवीश ने उसे गुस्से से देखा।
पास्ता बनाकर उसने टेबल पर रखा, 2 प्लेट निकाली। उसे यूं खड़े देखकर मुंह बनाया। अब मैं तुम्हारे आगे खाना परोसूंगा, तुमसे विनती करूंगा तब आकर बैठोगी, वो ताने देता बोला। वो उसके साथ दाईं कुर्सी पर बैठ गई और अपनी प्लेट में नाश्ता निकालकर पहला निवाला मुंह में रखने ही वाला था कि उसने परी को देखा। वो अभी तक वैसे ही बैठी थी। चम्मच को प्लेट में पटक कर उसने परी की प्लेट में पास्ता निकाला। डोंट वरी, मैं आपके लिए रहने का इंतजाम कर रहा हूँ। उसके बाद मैं डिवोर्स पेपर भी रेडी करवाऊंगा। वो इस तरह बोला जैसे कोई खबर पढ़कर सुना रहा हो। तलाक के नाम पर परी का दिल धक से उड़ गया। चाहे शादी कैसे भी हालात में हुई, मगर ये तलाक शब्द उसे अंदर तक हिला गया था। वो खामोशी से उठ गई। रवीश ने उसे देखा। कहाँ जा रही हो? बैठकर खाना खाओ। नहीं सर, आप खाइए, मुझे भूख नहीं। बर्दाश्त के कड़े इम्तिहान में न जाने कैसे वो अपने आंसू रोक रही थी। उसके सामने कम से कम इस बात पर नहीं रो सकती थी, इसलिए कमरे में चली आई। वो उसके कमरे में आया था पीछे पीछे। किससे पूछकर तुमने ये कपड़े पहने थे? अपनी फेवरेट शर्ट उसके वजूद पर देखकर रवीश का गुस्से के मारे बुरा हाल था। उसने पहले ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब वो टेबल से उठकर जाने लगी तो उसने अपनी शर्ट पर ध्यान दिया और फौरन उसके पीछे आया। सर, मेरे पास कपड़े नहीं थे, इसीलिए मुझे आपकी अलमारी से ये कपड़े मिले और मैंने पहन लिए। बहुत देर तक वो गुस्से से होंठ भींचकर उसे देखता रहा, फिर वापस अपने कमरे में आया था। एक शर्ट निकाल कर लाया। फौरन अभी इसी वक्त ये शर्ट उतारो और ये वाली शर्ट पहनो। एक लाइट ब्लू कलर की शर्ट उसकी तरफ बढ़ाते हुए वो गुस्से से बोला। और आज के बाद कभी भी मेरी किसी भी चीज़ को हाथ लगाने की कोशिश मत करना, समझी तुम? वो गुस्से से चीखा, जबकि वो सहम कर 2 कदम पीछे हटी। पता नहीं वो गुस्सा किस बात पर था कि परी ने उसकी शर्ट पहनी थी, या फिर इस बात पर कि वो शर्ट बहुत बारीक थी, इतनी बारीक कि उसके वजूद की खूबसूरती वो महसूस कर सकता था। उसके खूबसूरत वजूद से नजरें चुराते हुए वो उसे बुरी तरह डांट रहा था। लेकिन सर, ये वाली शर्ट तो बहुत बड़ी है और कुछ भारी भी, इतनी गर्मी में। जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, चेंज करके आओ। उसने नजरें हटाते हुए शर्ट उसकी तरफ बढ़ाई। मजबूरी में परी ने शर्ट ली और बाथरूम में चली गई। इस बार जब वो शर्ट चेंज करके आई तो सचमुच वो शर्ट काफ़ी बड़ी थी, घुटनों तक आ रही थी, लूज भी काफ़ी थी। फिलहाल उसका वजूद उसमें अच्छे से छुप गया था। कल आप मेरे साथ जाएंगी? मैंने कुछ हॉस्टल्स देखे हैं, कल विजिट कर लेंगे और परसों से आप यूनिवर्सिटी भी जाएंगी। अपनी बात कहकर वो रुका नहीं था, चला गया, जबकि वो बेड पर आकर बैठी। उसे कुछ तो प्लान करना था, यूं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती थी। क्या हुआ जो दुनिया ने छोड़ दिया था? उसने मोबाइल से अलग अलग ऑनलाइन जॉब्स देखती रही जो वो कर सकती थी। पहले कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, और यूनिवर्सिटी क्लासेस के साथ सोसाइटी की प्रेसिडेंट होने की वजह से किसी और चीज़ का वक्त कहाँ मिलता था। सर से पैसे मांग नहीं सकती थी, वो खुद उसे हॉस्टल भेज रहे थे तो अपना खर्चा खुद ही उठाना था। सारी रात वो अलग अलग वैकेंसी देखती रही। अगले दिन वो उसे शॉपिंग कराने ले गया, उसे कुछ ड्रेस दिलवाई। उधर ही उसने एक सूट भी चेंज कर लिया था। पैसे वो नोट करती जा रही थी ताकि बाद में वापस चुका सके। एक हॉस्टल उन्हें पसंद आया, लेकिन वहाँ एडमिशन 1 महीने बाद होने थे। तब तक के लिए यही डिसाइड हुआ कि वो उसके साथ उसी घर में रहेगी। अगले दिन वो यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हुई। नाश्ता रवीश ने ही बनाया था। लगभग 2 दिन से परी ने खाना नहीं खाया था। ब्रेड खाते ही उसे उल्टी सी होने लगी। रवीश ने नज़रें उठाकर उसे देखा और वो उसके उठने से पहले ही उठ गया। थोड़ी देर के बाद 2 बैग पकड़े वो बाहर आई थी तो रवीश नहीं था। अभी वो कैब बुक करवा रही थी कि तभी नीचे पार्किंग से वो गाड़ी लिए आया। वो बैठना नहीं चाहती थी, मगर टीचर की बात मानना सबसे ज़रूरी था। वो सारे रास्ते सर झुकाए बैठी रही। वो आधा घंटा पहले पहुंच चुका था। गाड़ी पार्क करके सीधा अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया। यूनिवर्सिटी से एंटर हुई तो उसकी दोस्त उसे मिली। परी कल क्यों नहीं आई थी? रीमा ने गले लगते हुए पूछा। और उसे तो जैसे कोई चाहिए था, कोई अपना जिसके साथ लगकर वो रो सके, अपने दिल का गम हल्का कर सके। उसके गले लगते ही उसके आंसू बहने लगे। अरे परी, क्या हुआ? इस तरह क्यों रो रही हो? रवीश ने जाते जाते हल्का सा सर मोड़कर उसे देखा था। उसी वक्त परी ने भी उसे देखा। रवीश ने गुस्से से मुंह फेर लिया और वहां से चला गया, जिस पर उसके आंसू और भी तेजी से बहने लगे और उसने दुपट्टे से साफ कर लिया। और फिर वो सारी बातें रीमा को बताती चली गई। रीमा उसे कभी साथ लगाती, कभी उसे तसल्ली देती। कैफ़े में बैठे वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। रवीश सर की क्लास थी और 5 मिनट लेट भी हो चुकी थी। जल्दी जल्दी बैग थामे वो क्लास में दाखिल हुई, जहां वो पहले से डेस्क पर खड़ा मिला। सर, मैं आई कम इन? रीमा ने बोला। जब रवीश की नज़र दरवाजे पर गई
तो उसकी आंखों से लग रहा था कि वो बहुत देर तक रोती रही थी। आप दोनों लेट क्यों हैं? आवाज में रौब झलक रहा था। सॉरी सर, रीमा ने शर्मिंदगी से कहा और एक नज़र साथ खड़ी परी को देखा। वो समझ सकती थी कि इस बंदे के साथ उसने 2 दिन गुजारे थे, उसकी क्या हालत हुई होगी। बेचारी परी। रीमा ने उसके लिए अफसोस किया। लेकिन खैर जो भी हो, बंदा स्मार्ट है, थोड़ा गुस्से वाला है तो क्या, परी के साथ जोड़ी अच्छी लगती है। वो कभी मुस्कुराती कभी अफसोस करती, जबकि रवीश रीमा के हाव भाव देख रहा था और एक नज़र परी को भी। मिस रीमा, आप किस सोच में डूबी हुई हैं? जी सर, जी कुछ नहीं। वो जल्दी से हड़बड़ाई। आ जाइए अंदर, उसने रीमा से कहा और ये सुनकर परी भी अंदर आने लगी। परी, मैंने आपको अंदर आने का नहीं कहा। सोलीब। परी की आंखों में ना समझी और हैरत तैर गई, मगर वो बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वापस मुड़ गई। उसे और भी काम थे। पीछे वो यही सोचता रह गया कि अगर वो सॉरी कर लेती तो वो उसे अंदर आने देता। दोनों की अपनी अपनी अना थी। वो सारा लेक्चर उसी के बारे में सोचता रहा और परी सीधा सीधा यूनिवर्सिटी से एक ऑफिस में आई थी। वहाँ पर कंटेंट राइटिंग की पोस्ट खाली थी। अपनी सीवी, तजुर्बे और पढ़ाई की बुनियाद पर उसे फ़ौरन हायर कर लिया गया। उसके लिए यही बहुत आसान था कि वो घर बैठकर लिख सकती थी। सैलरी भी अच्छी थी और वक्त के साथ बढ़ती भी रहनी थी। वो दोबारा यूनिवर्सिटी आई और ख़ुद को प्रेसिडेंट पद से हटाने के लिए एप्लीकेशन दे दी, जिस पर अच्छी खासी बहस भी हुई। लेकिन उसकी बातें सुनकर एप्लीकेशन रख ली गई। समिति का हेड रवीश था, इसलिए वो सीधा प्रिंसिपल के पास आई थी। लेक्चर ख़त्म करके वो बाहर आया तो अनायास ही उसकी नज़रें इधर उधर घूमी थीं। शायद वो उसी को ढूंढ रहा था, देखना चाहता था, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दी। तभी उसने प्रिंसिपल के ऑफिस से उसे निकलते देखा। गुड आफ्टरनून सर, एक आदत सी थी जो उसकी बनी हुई थी और इसीलिए इस वक्त भी उसके मुंह से ही निकल गया। रवीश रुक गया। उसने उसे सर से पांव तक देखा, जबकि अपनी इस बेवकूफ़ी पर परी खुद को कोसने लगी। उसे पता था रवीश उसे पसंद नहीं करता। अगर उसकी जगह कोई और होता तो शायद वो भी यही करता। रवीश गलत नहीं था, उसके साथ इतना गलत हुआ कि उससे नफरत करना, गुस्सा होना उसका हक बनता था। आई एम सॉरी सर, वो दोबारा से जल्दी से बोलती हुई वहाँ से चली गई। रवीश ने सर हिलाकर दरवाज़ा खोला। वापसी पर वो उसी के साथ आई थी। अब तो भूख से उसकी जान निकलने को थी। उसे घर ड्रॉप करके वो अपने ऑफिस आ गया था और वो सीधा किचन में आई थी। अब बस हो गई। अगर आकर सर कुछ कहते हैं तो वो पैसे देने को तैयार थी, लेकिन खाना तो आज ज़रूर खाएगी। खुद में सोचती हुई वो किचन की तरफ बढ़ी और ख़ुद कुछ खाने के लिए तलाश करने लगी। ज़्यादा कुछ तो नहीं मिला, लेकिन उसे फ्रिज में पनीर मिल गया। मज़ेदार सा कढ़ाई पनीर बनाया, चपातियाँ बनाकर टेबल पर बैठ गई और खूब पेट भरकर खाना खाया और फिर कमरे में जाकर सो गई। 6 बजे वो घर वापस आया। चेंज करके कुछ खाने के लिए किचन की तरफ आया, लेकिन कढ़ाई में पहले से सब्जी बनी पड़ी थी। माथे पर बलों भर आए। उसने रोटी वाला डिब्बा खोला, लेकिन रोटियां नहीं थीं। जब सब्जी बनाई थी तो रोटियां भी बना देती। उसने गुस्से से दांत किटकिटाते हुए परी के बंद दरवाजे को देखा। उसे रोटी सब्जी बनाना नहीं आता था, बस हल्का फुल्का फ्रोजन फूड फ्रिज में रखता था जो इंस्टेंट बना लेता था। उसने किसी शेफ़ को भी घर पर नहीं रखा था, क्योंकि वो घर पर बहुत कम वक्त के लिए रुकता था। ज़्यादातर बाहर खाता और घर का हल्का फुल्का खा लेता था। इस वक्त भी उसने फ्रिज से पैक्ड नूडल्स निकाले। इंस्टेंट नूडल्स 5 मिनट में झटपट तैयार हो गए। उन्हें लेकर वो लिविंग रूम में बैठा ही था कि तभी उसकी माँ की कॉल आ गई और उन्होंने छूटते ही शादी के बारे में बात की। अपनी माँ से जान छुड़ाने के लिए वो जल्दी से बोला, मॉम मैं शादी कर चुका हूँ। उसने इतने सुकून से बम फोड़ा, कोई कोमल जी कुछ देर तक बोल नहीं पाई और थोड़ी देर बाद जब बोली तो बस सदमे में। वाट, तुमने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं? कहाँ तो तुम शादी के लिए राजी नहीं हो रहे थे और अब कहाँ अचानक शादी कर ली? आखिर किससे, कौन लड़की है? उसकी माँ सदमे में चली गई थी। बस मॉम, मेरी स्टूडेंट थी, मुझे अच्छी लगी तो शादी कर ली। वो ऐसे बोला जैसे किसी गली मोहल्ले की लड़की से शादी कर ली हो, जबकि कोमल जी का जज्बाती प्रोग्राम शुरू हो चुका था। कैसी औलाद हो तुम, जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर लिया और मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। मैं कह कहकर थक गई, शादी कर लो शादी कर लो, तब तुम राजी नहीं हुए और अब जब शादी की तो बताया भी नहीं। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रवीश, तुमने आज मेरा दिल तोड़ दिया। जबकि वो आंखें बंद करके गहरी सांस लेता सोफे से टिक गया। बस करे मॉम, बहुत हो गया, जल्दबाजी में हो गई शादी, आपको बताने ही वाला था। अच्छा चल ठीक है,
अब मुझे बहू से तो मिला दे, कैसी है, सुंदर तो है ना। अब उन्हें अपनी बहू से मिलने का शौक चढ़ा, जबकि रवीश ने यह कहकर टाल दिया कि मॉम वो अभी सो रही है, जब उठेगी मैं आपकी उससे वीडियो कॉल पर बात करवा दूंगा। जबकि कोमल जी अफसोस करके रह गईं। ठीक है रवीश, जब जागे तो मुझे उससे ज़रूर मिलवाना। जबकि पीछे खड़ी परी उसके मुंह से ये सारी बातें सुनकर एकदम सदमे में चली गई थी। पसंद की शादी, ये शब्द उसके गले में अटक गए थे। सर आप खाना खाएंगे? अब जबकि साथ रहना था तो बातचीत तो कर ही सकते थे। उसकी बात पर बैठे बैठे उसने सर घुमाकर उसे देखा। उसकी आंखों में आज थोड़ी सी नरमी थी, शायद अभी अभी माँ से बात की थी इसीलिए। जबकि परी को रोना आने लगा। उसके भी तो माँ बाप थे, क्या वो उन्हें याद नहीं आती थी? मैंने देखा था सब्जी बनी पड़ी हुई थी, मगर रोटियां नहीं थीं, इसलिए मैंने नूडल्स बनाकर खा लिए, कहकर वो मोबाइल पर स्क्रॉलिंग करने लगा। जबकि वो बिना कुछ कहे किचन में चली आई। उसने नज़र उठाकर देखा और फिर न जाने क्या सोचकर उसके पीछे पीछे किचन में चला आया। वो फिर से रखा आटा निकाल चुकी थी और अब उसे जल्दी जल्दी पेड़े बना रही थी। जबकि वो जाकर सेल्फ के साथ टिककर उसे देखने लगा। लेमन कलर के सूट में उसकी खूबसूरत रंगत दमक रही थी। बालों की ब्राउन लटें उसके चेहरे पर आ रही थीं, जिन्हें वो बार बार सिर हिलाकर पीछे कर रही थी। उसकी झुकी हुई घनी लंबी पलकें, ऊंची छोटी सी नाक, जिस पर पहना हुआ एक छोटा सा मोती। पता नहीं क्यों रवीश की निगाह उस मोती पर अटक गई थी। उसकी नाक पर वो बड़ा ही प्यारा लग रहा था। वो बड़े ही मगन अंदाज में सर झुकाए अपना काम कर रही थी। एक चपाती डालती वो दूसरी बनाने लगी। उसके भरे भरे गाल देखकर रवीश की नज़र अब उसके होठों पर आ गई। हल्के गुलाबी होंठ जो आपस में जुड़े हुए थे। उसके चेहरे के नक्श बहुत खूबसूरत थे। आज रवीश पहली बार उसे इतनी गौर से देख रहा था। उसके चेहरे पर मेकअप नाम की कोई चीज़ नहीं थी, धुला साफ चेहरा। क्या कोई इतना खूबसूरत भी हो सकता है? रवीश ने अपने मन में सोचा। बालों की वो लट उसे अभी भी तंग कर रही थी। पता नहीं रवीश के मन में क्या आया कि उसने हाथ बढ़ाकर उसके बाल की लट उठाई और उसके कान के पीछे कर दी। जबकि परी एकदम करंट खाकर पीछे हटी थी। धड़कनें जो उसके इतने पास खड़े होकर पहले ही बुरी तरह धड़क रही थीं, अब उसके छूने से तो ऐसा लगा जैसे दिल पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। उसकी आंखों में इस वक्त तो कोई जज्बा नहीं था, न मोहब्बत का न नफरत का। वो बस शायद उसकी मदद करने के लिए उसके बालों की लट को कान के पीछे कर गया था। जल्दी जल्दी चपाती उतारती उसने दूसरी तवे पर डाल दी। पता नहीं क्यों उसके गाल गुलाबी होने लगे थे। रवीश वजह न जान सका। क्या चूल्हे की आंच इतनी तेज थी जो उसके गाल इतने लाल हो गए थे? वो कितनी ही देर तक उसके गुलाबी पड़ते गालों को देखता सोचता चला गया। जबकि उसकी नज़रों की तपिश से बचते हुए उसने जल्दी से खाना टेबल पर लगाया। भूख तो परी को भी लगने लगी थी। उसने तो दोपहर को ही खाना खाया था और अब तो रात होने वाली थी। वो खुद भी उसके साथ टेबल पर बैठ चुकी थी। एक प्लेट उसके लिए बनाकर अब उसने दूसरी प्लेट खुद के लिए बनाने शुरू कर दी। रवीश ने एक नज़र खाने को देखा और एक नज़र परी को। वो अपनी प्लेट में चपाती रख रही थी। कितने लंबे समय के बाद उसे ऐसा खाना देखने को मिला था। उसने प्लेट अपनी तरफ करते हुए पहला निवाला मुंह में डाला। कढ़ाई पनीर का स्वाद मुंह में घुल गया था। 2 चपातियों की बजाय उसने 3 चपातियां खाई थीं। उसका दिल किया कि एक बार परी को इतना अच्छा खाना बनाने के लिए थैंक्स बोल दे, लेकिन वो बोलते बोलते रुक गया और फिर अपने कमरे में चला गया। जबकि परी उसकी पीठ को देखती रह गई। अभी वो सोने के लिए लेटा ही था कि उसके मोबाइल पर एक मैसेज टोन बजी और जब उसने मैसेज देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। उसकी माँ कोमल जी का मैसेज था, जिन्होंने लिखा था कि वो कल ही इंडिया अपनी बहू के दीदार के लिए हाजिर होंगी। मॉम को भी ना बड़ा जल्दी है, मुझे बताना ही नहीं चाहिए था। वो अब सर पकड़कर बैठ गया। फिर कुछ सोचकर वो परी के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो वो दुपट्टा उतारकर सोने की तैयारियां कर रही थी। उसे अंदर दाखिल होता देखकर नासमझी में उसकी तरफ देखने लगी। आई एम सॉरी सर, मुझे आपसे पूछे बगैर आपके किचन में नहीं जाना चाहिए था, मगर मैं क्या करती, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। बस इसीलिए मैंने दोपहर को खाना बना लिया था। आप मुझे डांटना मत, मैं आपको पैसे दे दूंगी। वो जो दोपहर से जवाब सोच रही थी उसे देखकर यही समझी कि वो ज़रूर उसे डांटने आया है कि उसकी मर्जी के बगैर उसने उसके घर की चीज़ों को हाथ क्यों लगाया। और जल्दी जल्दी जो दिमाग में आया वो बोलती चली गई, जिस पर रवीश ने आईब्रो उठाकर उसे देखा। ठीक है, वो उसको पसंद नहीं करता था, मगर वो कोई इतना घटिया इंसान भी नहीं था कि उससे खाने के लिए टोकता या उससे खाने के पैसे लेता। मुझे तुम्हारे खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर इतने ज़्यादा पैसे आ गए हैं तुम्हारे पास तो कहीं और लगाओ,
मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं, कहकर वो जो बात करने आया था सोचने लगा कि कहाँ से शुरू करे, जबकि उसे यूं उलझन में खड़ा देखकर परी पूछे बिना न रह सकी, सर आपको कुछ कहना है? हाँ, मैं ये कहने आया था कि कल मेरी मॉम आ रही हैं। दोनों हाथ ट्राउजर की जेब में डाले वो थोड़ी परेशानी से बोला, और परी ने उसकी बात सुनते ही अपना सर झुका लिया। दिल में एक दर्द सा उठा था। ज़रूर अब उसे कहेगा कि तुम हॉस्टल जाकर शिफ्ट हो जाओ। ओके सर, मैं कल ही यहाँ से चली जाऊँगी। साफ जाहिर था उसने अपने आंसू बड़ी मुश्किल से रोक रखे थे, क्योंकि आंसू रोकने के चक्कर में उसका चेहरा लाल होने लगा था। वो एक बार फिर उसके लाल होते चेहरे को गौर से देखने लगा। साफ जाहिर था कि वो अभी अभी रो पड़ेगी, जिसे वो मुश्किल से कंट्रोल कर रही थी, जबकि उसके लाल पड़ते चेहरे से रवीश ने नजरें हटाईं और होंठ भींच लिए, जैसे उस लड़के की अकल पर मातम कर रहा हो। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी कम अकल हैं। पहले मेरी बात तो सुन लिया करें, पहले से अपने फैसले सुनाने लगती हैं। मैं कह रहा हूँ कि कल से आप मेरे रूम में शिफ्ट हो रही हैं। मैं नहीं चाहता मॉम को लगे कि हम दोनों अलग अलग रहते हैं। वो 2 हफ्तों बाद वापस चली जाएंगी, फिर उसके बाद सब कुछ वैसे ही रूटीन पर वापस आ जाना है। वो ऐसे बोल रहा था जैसे उस पर एहसान कर रहा हो। उसे तो रिक्वेस्ट भी करनी नहीं आती थी। उसकी बात पर न जाने क्यों परी की आंखें झुक गईं और वो उससे खड़ा देखता रहा। क्या कभी ऐसा सोचा था कि वो उसके घर आएगी, उसकी बीवी बनकर? थोड़ी देर तक वो उसे ऐसे ही देखता रहा, फिर मुड़ गया। अगले दिन सुबह वो अपना सामान उसके कमरे में रखकर यूनिवर्सिटी आई थी। दूसरा लेक्चर रवीश का था। जब क्लास में पानी पीते समय किसी ने उसे धक्का दिया, उसका हाथ हिला और पानी उसके ऊपर गिर गया, जबकि रवीश को तो मौका चाहिए होता था उसे डांटने के लिए। वेरी सिली गर्ल, वो धीरे से बड़बड़ाया। क्लास में खी खी की आवाज़ गूंजी, जबकि वो इस शब्द पर एकदम शर्मिंदा हो गई थी। और कुछ नहीं तो वो दिल में भड़ास निकाल सकती थी, जो अब दिल ही दिल में निकाल भी रही थी। अगले हफ्ते यूनिवर्सिटी में एक इवेंट आ रहा था, जिसके लिए रवीश ने कैबिनेट की मीटिंग बुलवाई थी। परी क्योंकि एप्लीकेशन दे चुकी थी इसलिए वो नहीं गई। सब लोग उसके ऑफिस में जमा थे, मगर प्रेसिडेंट साहिबा मौजूद नहीं थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वो तो बड़ी पंक्चुअल थी, जिसकी तारीफ वो खुद करता था। अगले 10 मिनट में वो नहीं आई तो रवीश के माथे पर बल पड़ गए। उसे मैसेज किया, जिसका जवाब नहीं आया, तो उसने मैनेजमेंट की एक लड़की को भेजा कि जाकर बुला कर लाओ। 10 मिनट के बाद वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। पिंक कलर की शर्ट, वाइट ट्राउजर और वाइट प्रिंटेड दुपट्टा पहने वो रूम के अंदर दाखिल हुई। मिस परी, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने आने में इतना लेट क्यों कर दिया? आप मीटिंग में क्यों नहीं आई? आपको मैंने कितने मैसेज किए, हद है लापरवाही की। उसने सबके सामने परी को डांटा। सर, मैं इस कैबिनेट का हिस्सा नहीं हूँ, तो ये मीटिंग मेरे लिए ज़रूरी नहीं थी। मैं बस इसीलिए नहीं आई। बैग कंधे पर सही करते हुए उसने खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश की थी। उसके शब्दों में संजीदगी के साथ सम्मान भी था। अच्छा, और क्या मैं पूछ सकता हूँ प्रेसिडेंट साहिबा की समिति के प्रेसिडेंट कौन है? दोनों बाजू सीने पर बांधकर वो बोला, जबकि बाकी तमाम लोग तमाशबीनों की तरह खड़े थे। उन्हें सर के गुस्से का पता था, इसीलिए खामोश खड़े रहे। आई डोंट नो सर, मगर मैं रिजाइन कर चुकी हूँ। उसकी आंखों में देखकर वो पूरे कॉन्फिडेंस से बोली, वही कॉन्फिडेंस जो उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा था। उसके बाद पर रवीश के माथे पर बल पड़े। एक हाथ से उसने बाकी सब लोगों को जाने का इशारा कर दिया, और उसके इशारे की देर थी कि सब बोतल के जिन की तरह गायब हो गए। परी के पेट में घबराहट से अचानक गुदगुदी हुई। वो कदम कदम चलता बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हो गया। परी उसे देखती रह गई। घनी भवों के साय में काली गहरी रौबदार आंखें, जो हर वक्त लंबी पलकों के साय में हुक्म देती नजर आती थीं। माथे पर बल, लंबी नाक, उसके होंठ जिनके किनारे हल्के से गहरे थे, हल्की काली बियर्ड और जेल से पीछे किए बाल। वो हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत लग रहा था, और वो पलकें झपकाना भूल गई। हाँ, वो उसका मसीहा था, जिसने उसका साथ तब नहीं छोड़ा जब सबने उसे छोड़ा था। रिजाइन किसको सबमिट करवाया? ठहरे हुए शब्दों में पूछा गया। प्रिंसिपल को, वो जवाब देने लगी। मुझे लगता था आप बहुत प्रोफेशनल हैं, मगर मैं गलत था। एक हायरार्की होती है, उसको फॉलो किया जाता है, मगर आप तो सीधा सीनियर के पास पहुंच गई। शब्दों में डांट का असर छुपा था। आई एम सॉरी सर, मगर मैं इस ड्यूटी को निभा नहीं सकती। वो शर्मिंदा नहीं थी। और ऐसा क्यों है? जिस पर वो सर झुका गई। वो उसे नहीं बता सकती थी कि उसके सामने आना नहीं चाहती। जब भी उसके सामने आती तो उसे लगता कि उसकी वजह से रवीश के साथ जुल्म हुआ है, क्योंकि आपने वो लेटर मुझे नहीं दिया और मेरी परमिशन नहीं मिली आपको, और ना ही मुझे किसी ने डिस्कस किया।
तो अभी भी समिति की प्रेसिडेंट आप ही हैं। अपनी टीम को बुलाइए, इस इवेंट को अच्छे से समझिए और टीम को इनका काम समझाइए। वो उसे ऑर्डर देता हुआ अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ गया, जबकि वो होंठ भींच कर रह गई। उसे वहीं खड़ा देखकर वो दोबारा बोला, कुछ कहना है आपको? जिस पर वो बस घूर सकती थी, मगर वो रवीश था जिससे तो वो घूर भी नहीं सकती थी। नहीं सर, कहते हुए वो वापस मुड़ गई। छुट्टी के वक्त जब वो ऑफिस से बाहर आया तो वो अपनी टीम को लिए कुछ समझा रही थी। अनीता, आपको अपना काम समझ में आ गया ना? जब वो उसके पीछे खड़ा हुआ था। जी परी। मीटिंग ख़त्म करके सबको भेज दिया। रवीश उसे इशारा करता बाहर की तरफ बढ़ गया और अपना बैग संभाल कर वो गाड़ी में आई। घर पहुंचे तो उसे ड्रॉप करके वो एयरपोर्ट चला गया, जबकि उसने नहा धोकर कपड़े चेंज कर लिए। रवीश से पूछकर उसने अपनी सास के रहने का कमरा सेट कर दिया था। सर्दियां शुरू होने वाली थी, इसलिए हल्का सा हीटर ऑन कर दिया। अब किचन में खड़ी कुछ खाना बनाने का सोच रही थी। बिरयानी बनाकर रायता और सलाद बनाया ही था कि गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई। मतलब वो लोग आ गए थे। दुपट्टे का पल्लू सही करती वो लिविंग रूम में आई। जब दरवाज़ा खुला तो सामने एक औरत थी जो रवीश के साथ अंदर दाखिल हो रही थी। लगता ही नहीं था कि वो औरत उसकी माँ है। वो तो उसकी बड़ी बहन की उम्र की लग रही थी। आगे बढ़कर उसने उनके पैर छुए तो कोमल जी ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया और फिर उसके हाथ थामते हुए बोली, ये प्यारी सी लड़की का नाम क्या है? उनके पूछने पर रवीश मुस्कुराया और बोला, परी, परी मेहरा। वो सचमुच किसी परी से कम नहीं लग रही थी। ब्लैक ड्रेस में उसकी खूबसूरत रंगत और भी दमक रही थी। नाम तो तुम्हें देखकर ही रखा गया है बेटा, तुम किसी परी से कम नहीं हो, कोमल जी ने उसे प्यार से कहा और फिर रवीश की तरफ घूमकर बोली, और ये क्या परी मेहरा? हाँ, परी मेहरा नहीं बल्कि परी आहूवालिया बोलो। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसके शब्दों को सही किया। कोमल जी के दिए गए नाम पर परी का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा और उसके गाल गुलाबी हो गए। रवीश ने भी एक नज़र उठाकर उसके गुलाबी गालों को देखा। जब भी उसके गाल लाल होते, पता नहीं क्यों रवीश को ये मंजर बड़ा प्यारा लगता था। मम्मी जी, मैंने खाना बना लिया है, आप लोग फ्रेश हो जाइए, फिर मैं लगाती हूँ, प्यार से कहते हुए वो मुस्कुराई, मगर उन्होंने मना करते हुए उसे अपने साथ सोफे पर बिठा लिया। मुझे ये बताओ, ये तुम्हारे साथ अच्छे से तो रहता है ना? कुछ गड़बड़ करता हो तो मुझे बताओ, मैं इसके अभी इसी वक्त कान खींचती हूँ। वो हल्की राज भरी आवाज़ में बोली, नहीं मम्मी जी, ये तो बहुत अच्छे हैं। वो नज़रें झुकाकर बोली। दिल की अजीब सी हालत हो रही थी। अपने टीचर के साथ नाम जुड़ा था और समझ नहीं आ रहा था क्या करे। ये सास बहू कौन सी कहानी सुना रही हैं एक दूसरे को। वो कमरे से बाहर आया। भाई, आते ही तुम्हारी शिकायत लग गई है। हमारी बहू कह रही है कि तुम्हें रोमांस बिल्कुल नहीं आता। उनके कहते ही परी ने जल्दी से सर उठाया और रवीश को देखा और फिर जल्दी जल्दी नामे सिर हिलाने लगी, जबकि रवीश तो जानता ही था कि ये बात उसने बिल्कुल भी नहीं कही होगी। लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर शरारत बिखर गई। सही कह रही है ये, इसके रोमांस के सामने तो मैं कुछ भी नहीं। और रवीश की बात पर वो हैरानी से उसे देखने लगी। दोनों माँ बेटा एक से बढ़कर एक थे। क्यों परी? वो क्या था, हर बात में रोमांस ढूंढ लेना? उसकी बात पर परी अपनी जगह उछल पड़ी। यानी वो उनकी बातें सुन चुका था। उसका दिमाग अचानक ही अतीत में चला गया। एक इवेंट था जब रवीश ने उसे बुलाया था। वो और रीमा उसके ऑफिस में बैठे थे। उन्हें दूसरे कमरे में बिठाता हुआ रवीश ने एचओडी से बात करनी शुरू कर दी थी। वापस आते दरवाज़ा खोला तो परी की आवाज़ उसके कानों में आई। ओ यार, कितना रोमांटिक सीन था। वो किसी गुजरे हुए पल को याद करते हुए बोली थी। डोंट टेल मी, तुम्हें ये पानी सर से मिलने पर रोमांटिक लग रहा है? रीमा बोली। यार, तुम हर चीज़ को रोमांस में क्यों ले जाती हो? जब देखो हर चीज़ रोमांटिक रोमांटिक, बहुत अजीब हो तुम। कल कह रही थी, ये देखो विंड चाइम, हवा के जोर पर जब ये लटकनें हिलती हैं और एक दूसरे से मिलती हैं तो कितना रोमांटिक लगता है। रीमा की बात पर परी ने मुश्किल से हंसी रोकी थी। दफ़ा हो तुम, तुम्हें क्या पता रोमांस के बारे में? उसकी आवाज़ में नाराज़गी झलक आई थी। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो परी ने जल्दी से रीमा को देखा। कहीं इसने सब कुछ सुन तो नहीं लिया? अरे यार, नहीं सुना होगा। दोनों ने खुद को समझाया और तसल्ली दी, मगर अब साफ था कि उसने सब सुन लिया था। वो शर्माई और वो भी मुस्कुराया। उनकी ये बातचीत उसकी माँ ने भी नोट की और धीरे से बोली, मुझे लगता है मेरी बहू ज़्यादा रोमांटिक है। उनकी बात पर परी एकदम से शर्मिंदा हो गई। मम्मी जी, मैं खाना लगाती हूँ, कहकर वो वहाँ से निकल गई। उसके गालों से एकदम धुआं सा निकल रहा था। खाना लगाकर उसने उन्हें बुलाया। जब वो टेबल पर बैठी तो रवीश किचन में परी के पीछे दाखिल हुआ। पता नहीं कौन कौन से काम करने पड़ रहे थे।
पानी का जग लेने आई थी वो। अभी वो शेल्फ से उठाती कि किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो एकदम पीछे घूमी। रवीश बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था। दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। दोनों हाथ स्लिप पर रखते हुए उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। परी फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। मॉम इधर ही देख रही हैं, सो प्लीज कोऑपरेट, उसने उसके कान के पास धीरे से कहा। उसकी माँ धीरे से मुस्कुरा दी। ओपन किचन था इसलिए साफ दिख रहा था। उसे तो खाना भी ठीक से नहीं खाया गया। रवीश अब भी उसके इतने पास था। फिर वो अपनी माँ को रूम में छोड़कर अपने कमरे में चला गया। कमरे में आते ही उसके हाव भाव बदले। उसके कहने से पहले ही परी तकिया उठाकर सोफे पर रख चुकी थी। सोफे के सामने टेबल पर उसने नोट्स निकाले, पेन और मोबाइल लिया और अपने इवेंट की प्लानिंग में लग गई। वो कुछ लिखती, फिर गौर करती, कुछ काटती और फिर लिखती। आप एक बार बता दो कि किस किस को मेल करूं, वो बिजी से अंदाज में बोली। रवीश लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने एक नज़र उठाकर उसकी ओर देखा और 2 ब्रांड्स के नाम बताकर अपनी कंपनी का नाम भी बता दिया। वहाँ से फंड्स मिल जाएंगे। परी ने मेल कर दी। उनके जवाब सुबह तक आने थे। अब वो सबको कॉल करके उनके काम के बारे में पूछ रही थी। मोनिका को सारा काम दोबारा समझाना पड़ा क्योंकि वो नई थी, इसीलिए उसे ठीक से समझ नहीं आ रहा था। रवीश ने गौर किया कि वो सुलझे हुए तरीके से बार बार एक ही चीज़ समझा रही थी। उसकी ये क्वालिटी भी उसे अच्छी लगी। वो लैपटॉप से नज़र उठाकर उसे ही देखने लगा। उसका दुपट्टा कंधे से उतरकर नीचे तक आ रहा था। उसके बाल पोनी से निकल रहे थे। एक हाथ से बाल कान के पीछे करती हुई फ़ोन कान से लगाए ठहरे हुए शब्दों में कुछ समझा रही थी। अच्छा रुकिए, मैं कल आकर आपको बताती हूँ, कहते हुए उसने बाय बोला और कॉल काट दी। दोनों उंगलियों से अपनी आंखें दबाईं। उसके पास लैपटॉप नहीं था, इसीलिए मोबाइल पर ही देख रही थी और वो थक चुकी थी। काम समेटकर सारा सब कुछ बैग में डाला और वॉशरूम गई। वापस आई तो देखा वो लाइट बंद करके लेट चुका था। वो गहरी सांस लेकर नीचे फर्श पर ही बैठ गई और सिर पीछे सोफे से टिका दिया। शायद मन ही मन कुछ बड़बड़ा रही थी। रवीश ने गौर से सुना। क्या था जो घर वाले उसकी सुन लेते? ऐसे किसी के घर तो न रहना पड़ता। उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट थी जिसे पीछे डालकर वो यहाँ रह रही थी। वो अंधेरे में रो रही थी और रवीश को उसकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। वो उठकर उसे चुप करवाना चाहता था, मगर किस हैसियत से वो खुद नहीं जानता था। परी वहीं रोते रोते सो गई। रात के 1 बजे वो वॉशरूम जाने के लिए उठा। लैंप जलाया तो पूरे कमरे में रोशनी हो गई। उसकी नज़र जमीन पर गठरी बनी पड़ी परी पर पड़ी। चेहरे पर रोने के निशान थे। वो उठा। अपनी जैकेट जो ज़्यादा गर्म नहीं थी उठाकर उसके ऊपर डाल दी। कुछ पल उसे देखता रहा और फिर उठ गया। हालात इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। सुबह वो उससे पहले उठी थी। कमर में हल्का सा दर्द था, मगर शिकायत किससे करती। उठकर फ्रेश हुई और सुबह की पूजा करने के बाद अपनी सास को देखने चली आई, जो अभी तक सो रही थी। उसने बैठकर काम पूरा किया, फिर अपने कपड़े निकाले और रवीश के भी निकाल दिए। उसके कपड़े धोकर प्रेस होकर आते थे। ना धोकर बाहर आई तो पराठा और ऑमलेट बनाया। उसे पता नहीं था कि रवीश सर नाश्ते में क्या खाते हैं, इसलिए टोस्ट भी निकाल लिए। अब तक वो नहाकर भी आ चुका था। मेरे कपड़े किससे पूछ कर निकाले तुमने? पता नहीं क्यों आज वो उसे डांट तो नहीं सका, मगर परी को मालूम हो गया था कि वो उसे डांटना चाहता था, क्योंकि उसके शब्दों में गुस्सा था। तुम्हें बीबियों वाली हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आई। कमरे में रहने की इजाज़त मजबूरी में दी है। माइंड योर बिजनेस। आंखें लाल हुई जबकि वो सर झुका गई। करती भी तो क्या करती? जिनके माँ बाप ही न थे उनके साथ यही होता है। वो रोना चाहती थी मगर रो भी नहीं सकती थी। उसके सामने तो बिल्कुल भी नहीं। सर झुकाकर किचन में चली आई। सिंक के सामने खड़े होकर खुद को कंट्रोल कर रही थी। उसने नाश्ता किया, जबकि वो बिना नाश्ता किए ही आ गई। लेक्चर के बाद टीम मीटिंग थी। रवीश के ऑफिस में सब लोग जमा थे और वो सबसे उनके काम के बारे में पूछ रहा था। आखिर में उसने परी से पूछा, मिस परी, कितना काम हो गया? कुर्सी का रुख उसकी तरफ करके बोला। उसकी आंखों के आसपास के काले घेरे साफ नजर आ रहे थे। सर, जैसा कि हम MUN नेशनल लेवल पर एग्जिबिट कर रहे हैं, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी ने तय किया है कि हर यूनिवर्सिटी से 2-2 बैच आ रहे हैं। मैंने कोलैबोरेशन के लिए मेल भी कर दी है। वो धीरे धीरे नरम शब्दों में रवीश को अपने काम के बारे में बताती चली गई कि कितना काम हो चुका है। उसने बहुत बारीकी से सारा काम रवीश को समझाया था। ओके, अब आप लोग जाएं। मुझे किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं चाहिए। सब लोग जाने लगे। परी को बैग कंधे पर डालते देख रवीश ने उसे रोका और अपने लैपटॉप से 2 वेबसाइट खोलकर उसे अपने पास बुलाया। वो उसकी कुर्सी से थोड़े फासले पर झुकी खड़ी थी।
रवीश को उसकी खुशबू अपनी नाक में महसूस हुई। वो जो परफ्यूम इस्तेमाल करती वो इतना सॉफ्ट, इतना लाइट था कि जो बात वो कर रहा था एकदम से भूल गया। परी ने उसकी तरफ देखा। और हाँ, आप इन वेबसाइट्स को मेल करें। बात पूरी करके उसने अपना चेहरा मोड़ा। ओके सर, कहते हुए वो घूमने लगी। तभी टेबल से ठोकर लगी। संभलने के लिए टेबल पर हाथ जमाया, मगर वहाँ शीशे पर पानी गिरा था। हाथ फिसला और वो पीछे उसकी गोद में जा गिरी। उसकी गोद में गिरते ही उसने आंखें बंद कर लीं। इस अचानक आफत पर वो हैरान होकर उसे देखता रह गया। आंखें बंद किए वो इतनी खूबसूरत क्यों लग रही थी। धीरे धीरे उसने आंखें खोली, फिर आंखों में डर और माफ़ी भरे भाव उभर आए। रवीश ने एक एक चीज़ गौर से नोट की थी। अभी वो उठी ही थी कि रवीश ने पकड़कर उसे दोबारा खींच लिया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। शर्म आ रही थी, कभी ऐसा नहीं हुआ था। अब वो उसके ऊपर झुकी खड़ी थी, दोनों हाथ उसके सीने पर रखे थे और वो उसे देखता रहा। उसकी नाक का मोती जैसे उसे आज भी अपनी ओर खींच रहा था। उसके नरम होंठ जिन पर हल्की सी लिपस्टिक लगी हुई थी। हाथ बढ़ाकर उसने उसके बाल पीछे किए। होश में आते ही वो पीछे हटी और रवीश भी होश में आया। इधर उधर देखा और वो ऑफिस से चली गई। रवीश को पता नहीं था कि उसने ऐसा क्यों किया। वापसी पर भी दोनों एक दूसरे से नजरें चुराते रहे। सर, आप प्लीज़ मार्केट की तरफ गाड़ी मोड़ लें, मुझे बाजार जाना है, एक एडिटर से मिलना है। कुछ कहे बिना वो गाड़ी मोड़ कर ले गया। गाड़ी ज़्यादा आगे नहीं जा सकती थी, इसलिए पार्क करके उसके साथ साथ चलने लगा। परी ने उसे पास चलते देखा तो 2 कदम पीछे हो गई। वो उसके साथ नहीं चल सकती थी। एक दुकान में घुसकर उसने ऑर्डर प्लेस किया। 3 दिन बाद ऑर्डर चाहिए था, इसलिए अर्जेंट बेस पर ज़्यादा पैसे लगे थे। वो बार्गेनिंग कर रही थी। रवीश को उसका दुकानदार से बहस करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इट्स ओके परी, वी कैन मैनेज। ऐसे कैसे सर, मैं पिछले 4 साल से काम कर रही हूँ, पता है मुझे ये पैसे ज़्यादा बता रहा है। आप बस 2 मिनट रुकिए। उसे खामोश करवाते हुए वो आज पहले वाली परी लगी। रवीश को ऐसे लगा जैसे उसके साथ आकर उसने गलती कर दी हो। काश कोई जगह मिलती और वो छुप जाता। लगभग आधे घंटे बाद वे वहाँ से निकले। परी तो खुश थी अपनी बारगेनिंग पर, जिसने आज तक उसे धोखा नहीं दिया था। उसे घर छोड़कर वो ऑफिस आ गया। पीछे से उसने लंच बनाया। कोमल जी को देखा जो अब तक रूम में सो रही थी। धीरे से उन्हें जगाया। मम्मी जी, अब जाग जाइए, आपने तो सुबह से नाश्ता भी नहीं किया है, अब उठकर लंच कर लें। परी ने उन्हें मोहब्बत से जगाया तो वो झट से उठ बैठी। उसने खाना लगाया और तब तक वो फ्रेश होकर नीचे आई। अरे परी, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं इतनी देर तक सोई रही। तुम बताओ, यूनिवर्सिटी गई थी, कैसा दिन गुजरा? उन्होंने प्यार से पूछा। बहुत ही अच्छा, लेकिन सर में दर्द हो गया मम्मी जी। बस मत पूछिए, कितना काम है, वो थकी हुई बोली। वाकई में वो बहुत थक चुकी थी। और तुम्हारा वो हस्बैंड किधर है? खाने का निवाला लेते वो बोली। वो तो ऑफिस गए हैं। पता नहीं क्यों दोपहर में ऑफिस में होने वाले वो पल याद आ गए और उसके गाल शर्म से लाल हो गए। तुम्हें वक्त नहीं देता ना? मुझे पता है, आ लेने दो उसे, उसके कान खींचती हूँ। अरे नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है, आप उनसे मत पूछिएगा। वो जल्दी से बोली कि कहीं ऐसा ना हो कि वो उससे कुछ पूछ लें। खाना खाने के बाद उन्होंने उसके ससुर नितेश जी को कॉल लगाई। नितेश जी भी अपनी बहू से मिलकर बहुत खुश हुए थे। 2-4 बातें करने के बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया। रात के खाने का पूछा तो उन्होंने बाहर खाने की फरमाइश की कि उनकी बहू बहुत थक जाएगी। उनकी इतनी फिक्र पर उसके आंसू आंखों में चमकने लगे थे। रात का डिनर उन्होंने बाहर किया। वो इस वक्त बगैर स्वेटर के थी। रेस्टोरेंट में तो हीटर की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जब वो रेस्टोरेंट से बाहर निकली तो सर्दी ने उसे अपनी लपेटे में ले लिया। रवीश ने उसे खुद में सिमटते देखा तो अपनी जैकेट उतार कर उसके कंधों पर डाल दी, जिस पर उसने रवीश को एक नज़र उठाकर देखा। उसके दिमाग ने फौरन सिग्नल दिया, रोमांटिक सीन। इतनी सी बात पर ही उसके गाल फिर से लाल हुए थे। रवीश भी उसे देखता रह गया। इसमें भला शर्माने वाली क्या बात थी? अजीब लड़की थी। जबकि वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और कोमल जी ने गला साफ किया। दोनों झट से सीधे हो गए। वो पार्किंग से गाड़ी लेने गया, तब तक वो इधर उधर की बातें करने लगी। घर पहुंचकर वो सीधा सोने के लिए अपने कमरे में गया। अपनी जगह पर बैठकर उसने मोबाइल निकाला। उसे अपनी ड्राफ्ट बनानी थी, काफ़ी काम बाकी थे। उसने लैपटॉप मांगा। नहीं जा रहा था सर, मैंने सब कुछ सेट कर दिया है, आप एक बार चेक कर लीजिए। वो उसके पास झुककर मोबाइल दिखाने लगी। सर, वो क्या है ना, मेरे पास लैपटॉप नहीं है और मोबाइल में नहीं बन रही थी, उसने बोला। तो रवीश ने नज़र उठाकर उसे देखा। दुपट्टा गले में पड़ा था, खुले बाल, हल्की सूजी आंखें। दिल में अचानक ख्याल आया कि क्यों ना उसे अपने पास बिठा ले और उसकी सूजी हुई आंखों को अपनी उंगलियों से छूकर देखे।
ओके टेक माइन। उसने अपना लैपटॉप उसके सामने किया और खुद फाइल्स खोलने लगा। वो कुछ सोचते हुए लैपटॉप थाम गई। भाई उसे पर्सनल यूज़ के लिए तो नहीं चाहिए था, उसका भी काम था। वो अलग अलग जगह से डेटा लेती रही। जहाँ भी मुश्किल लगता तो वो रवीश से पूछ लेती। रात के 12 बज चुके थे मगर काम पूरा नहीं हुआ था। थक गई तो कॉफ़ी बनाने के लिए उठी। रवीश से पूछे बगैर उसके लिए भी एक कप कॉफ़ी ले आई। उसके सामने झुकते हुए उसने कप थमाया। सर जी आपके लिए कॉफ़ी। उसने नज़र उठाकर उसे देखा। ओह थैंक्स। इस वक्त तो ज़रूरत महसूस हो रही थी। वो उसे थैंक्स कर गया। जब वो मुस्कुराकर वापस अपनी जगह पर जाकर खड़ी हुई, कॉफ़ी पीते हुए वो उसे देखता रहा। वो अपने काम में अब बुरी तरह बिजी हो चुकी थी। इतना मेहनती, अपने काम को लेकर इतना पंक्चुअल इंसान उसने आज तक नहीं देखा था। क्या था अगर जो कुछ उनके बीच हुआ था वो ना हुआ होता तो आज उनके बीच ये ठंडी दीवार खड़ी न होती। आखिरकार उसने सब कुछ काम तैयार कर लिया। एक लंबी अंगड़ाई लेते हुए वो खुश हुई थी। जब रवीश को अपनी ओर देखते पाया तो शर्म से लाल हुई। सर ये ड्राफ्ट उसने उसे दिखाना चाहा। मैं सुबह देख लूँगा, अभी प्लीज़ लाइट ऑफ कर दीजिए। और हाँ, कॉफ़ी के लिए एक बार फिर से थैंक्स, बहुत अच्छी बनी थी। अपनी चीज़ें समेटते हुए वो जल्दी से बोला। क्या हो जाता अगर ये बात मुस्कुराकर बोल देते। वो धीरे से बड़बड़ाई। आपने कुछ कहा? नहीं सर, मैं क्या कुछ कहूँगी, आप हैं ना सबको सब कुछ कहने के लिए। वो फिर से बड़बड़ाई, जबकि रवीश ने उसे घूरा। वो लाइट ऑफ करके जल्दी से सोफे पर लेट गई। कमर को जैसे ही सहारा मिला तो दर्द से टूट गई। धीरे धीरे वो नींद में उतरती चली गई। रवीश थोड़ी देर बाद उठा। एक चादर उठाकर उसके ऊपर डाल दी। हल्की रोशनी में उसकी लौंग का मोती चमक रहा था। एक बार उसके दिल में ख्वाहिश हुई उसे छूने की। शायद वो भी कुछ कुछ रोमांटिक होने लगा था। रोमांटिक शब्द याद आते ही उसके लबों पर एक मुस्कुराहट बिखर गई और वो झट से अपने बेड पर आकर लेट गया। जो इतने दिनों से इवेंट के लिए मेहनत कर रहे थे उनका इवेंट सक्सेसफुल रहा था। उनकी मेहनत रंग लाई। आज वो बहुत खुश था। जिस पर टीम ने उसे डिनर के लिए कहा था और अपनी उम्मीद के खिलाफ वो मान गया था। टीम तो जैसे बरसों से भूखी थी, उसका कार्ड खाली करने पर तुल गई। परी उसकी हरकत पर दिल ही दिल में खुश हो रही थी। सर, वैसे सबसे ज़्यादा मेहनत हमारी प्रेसिडेंट ने की है, इनाम तो बनता है, मीडिया की एक लड़की ने कहा तो वो मुस्कुराई। अरे नहीं, सबने बहुत मेहनत की है। थैंक यू सर, आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं था। परी मुस्कुराकर बोली। एक अच्छे लीडर की तरह दूसरे की स्पेशलिटी अपनी टीमों को साथ लेकर चलना होता है। शाबाश परी, आपने बहुत अच्छा काम किया। उसने आज पहली बार उसे शाबाशी दी थी। उसकी अनथक मेहनत रंग ले आई थी। वो न जाने कब से इस इंतजार में थी। डिनर के बाद घर आए तो कोमल जी की वापस जाने की तैयारियां शुरू हुईं। उन्होंने उन्हें एक वेडिंग रिंग गिफ्ट की थी। सुबह उसकी आँख खुली तो रवीश बाथरूम में था। वो वहीं बाहर टहलने लगी कि तभी दरवाज़ा खुला और वो ढीले ढाले ट्राउजर में बिना शर्ट पहने बाहर आया। उसके सीने पर नज़र पड़ते ही परी एकदम से चीख पड़ी थी, जबकि रवीश ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। अब वो परेशान नज़रों से अपने पति को देख रही थी। एक हाथ उसके सीने पर था और सामने खड़ा वो उसे तपती नज़रों से घूर रहा था। अचानक ही रवीश की नज़रें बहकने लगीं। हाथ हटाकर वो उसे देखने लगा। परी सुबह सुबह हल्की सूजी आंखों के साथ उसे ही देख रही थी। रवीश ने उसके खुले बालों की ओर हाथ बढ़ाया। उसके होंठ और उनके पास बना तिल सुबह सुबह उसे मदहोश कर गया। रवीश उस पर झुका, जबकि परी की आंखें हैरत से पूरी खुली। इससे पहले कि वो अपनी सोच पूरी करता, उसके होंठों को छूता, वो संभल गया, पीछे हुआ और उसके सामने ही शर्ट पहनकर जल्दी जल्दी बटन बंद करने लगा। परी सांस रोके उसके हाथों को देख रही थी, जो एक एक करके बटन बंद कर रहे थे। सारे बटन बंद होने के बाद उसने चेहरा उठाकर रवीश को देखा, जो उसे सवालिया नज़रों से देख रहा था। और वो जल्दी से वॉशरूम में घुस गई और अंदर जाकर दिल पर हाथ रखकर शर्म से लाल हुई। तेरे टीचर हैं, वो खुद को डांटते हुए बोली। लेकिन पति भी तो है ना, इतना तो चलता है यार। दिल से आवाज़ आई। हाँ वही पति जो तुझे बीबी नहीं मानता। हकीकत से वो नज़रें नहीं फेर सकती थी। जल्दी से तैयार होकर नीचे आई। वेडिंग रिंग वो अपनी लॉकेट में डालकर पहन चुकी थी। आज उसकी क्लास थी। जब वो पढ़ाते हुए स्टूडेंट्स के पास आया तो परी उसे ही देखती रही। उससे ज़्यादा खूबसूरत मर्द कोई और हो सकता था, दिल ने ना में जवाब दिया। अब उसकी नज़र चेहरे से उसकी शर्ट तक गई। उसके ऊपर वाले 2 बटन खुले थे और उसके ऊपर कोट पहना था। उसके खुले सीने पर नज़र पड़ते ही गले में गिल्टी उभर कर गायब हुई। उसके खूबसूरत माथे पर बाल बिखरे पड़े थे। परी का दिल उसके बाल छूने को कर रहा था, मगर वो ऐसा कर नहीं सकती थी। लेक्चर के बाद उसे सुमित मिला। हेलो परी, वो उसके साथ चलते हुए बोला।
परी मुस्कुराकर जवाब दे गई, जबकि रवीश ने उसे सुमित के साथ देखा तो उसे गुस्सा आ गया। वापसी पर सारा रास्ता वो खामोश रही। आज ऑफिस से छुट्टी थी, इसीलिए वो घर पर ही रुक गया। तुम अकल से पैदल हो क्या? वो लिविंग रूम में आकर गुस्से से बोला। मैंने क्या किया है सर? वो धीरे से बोली। सुमित के साथ इतना मुस्कुरा कर बातें क्यों कर रही थी? भूल गई कि उसी की वजह से आज यहाँ पर हो? वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लेकिन सर, वो मेरा क्लास फेलो है। हाँ, वही क्लास फेलो जो आपको अगवा करने के प्लान में था, और अगर मैं ना आता तो पता नहीं आप कहाँ होती। वो तंज भरे अंदाज में बोला, जिस पर परी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। आप ये क्या कह रहे हैं? उसकी आवाज़ में कंपन था। वो उसे इग्नोर करता हुआ अब कमरे में चल दिया। परी उसके पीछे आई। सर, आप क्या कह रहे हैं? उसने दोबारा पूछा। उसकी आवाज़ सुनते ही कोमल जी कमरे तक आई थीं, जबकि रवीश ने परी को कमर से पकड़कर अपनी ओर खींचा। मैं भला क्या कह सकता हूँ आपको? उसकी टोन एकदम से बदल गई। उसे ऐसा लगा जैसे वो हमेशा से ही इतना प्यार करता रहा हो। परी तो न समझी से उसे देखने लगी। वो हल्के से उसके कान के पास झुका। मॉम देख रही हैं। उसको वजह बताई तो वो भी समझते हुए सिर हिला गई। बहू बेटे को रोमांटिक मूड में देखकर कोमल जी वहां से चली गई। रवीश ने देख लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी उसने परी को अपने आप से दूर नहीं किया था। उसका मन ही नहीं कर रहा था। रवीश की नज़र उसके गालों से होते हुए होठों पर आई और वो धीरे से झुका। परी को पता नहीं था कि वो उसके होठों को छू लेगा। उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गईं। वो उसके होठों पर होंठ रखकर खड़ा था। परी ने आंखें बंद कर लीं और दोनों हाथ उसकी गर्दन पर टिक गए। जो भी था, रोमांटिक ड्रामे देख देख कर उसके अंदर भी रोमांस का कीड़ा कुलबुलाने लगा था। उसकी कमर पर हाथ बांधे हुए थे। उसके होंठ धीरे धीरे परी के होठों को छुए जा रहे थे। उसके अंदाज से नहीं लगता था कि वो ये सब कुछ किसी को दिखाने के लिए कर रहा है। होठों से होते हुए वो उसकी गर्दन तक आया। होंठ गर्दन पर रखे तो परी एकदम से सिमट गई। उसकी गर्म सांसें उसे मदहोश कर रही थीं। अगले ही पर रवीश ने उसके बालों में चेहरा छुपा लिया। दोबारा उसके चेहरे पर आते अपना चेहरा उसके माथे से टिका गया। एक हाथ अब गर्दन के पास था और अंगूठा उसके चेहरे पर फेरते हुए उसकी गर्दन पर आ गया। दोनों के दिल की धड़कनें तेज थीं। रवीश ने उसे जोर से खुद में भींच लिया। वो जाने कब तक ऐसे ही खड़े रहते। जब कोमल जी की आवाज़ आई, रवीश, तो दोनों होश में आए। परी नजरें झुकाकर खड़ी हो गई और वो बालों में हाथ फेरता नजरें चुरा गया। क्या था इस एक पल में जिसने उसे बेखुद कर दिया था? फिर दोनों बाहर आए। कोमल जी उसको लिए शॉपिंग पर आई थी और अब उसे ज़बरदस्ती साड़ी पहनने को कह रही थी। वो ना करती रही क्योंकि उसे साड़ी पहननी नहीं आती थी। मदद मांगती नज़रों से उसने रवीश को देखा तो रवीश ने इग्नोर कर दिया। वो तो खुद उसे साड़ी में देखना चाहता था। और जब वो कोमल जी की मदद से साड़ी पहनकर बाहर निकली तो कोमल जी ने आगे बढ़कर उसे अपने साथ लगा लिया। इस खूबसूरत साड़ी में उसका खूबसूरत वजूद और भी साफ नजर आ रहा था। शॉपिंग के बीच दोनों ने बात नहीं की थी। कोमल जी को दिखाने के लिए बस रवीश ने उसके ब्लाउज के नाप सही किए थे, जिस पर परी शर्मा गई थी। अगले दिन की फ्लाइट थी और उनके जाने से वो उदास थी, मगर उसे बहुत सी नसीहतें करते हुए कॉल करने को कहा था। मैं रोज़ तुम्हें वीडियो कॉल करूँगी, पक्का, उन्होंने उसे अपने साथ लगाकर कहा। और अगले दिन वो चली गई। परी एक बार फिर अकेली हो गई। उसके हॉस्टल की लिस्ट भी आ गई थी और उसका नाम भी आ गया था। रात को उसने रवीश को बताया। शायद वो इनकार कर दे, लेकिन उसने बस अच्छा कहा और सो गया। जबकि परी सारी रात सो न सकी। उसका दिल बगावत पर उतर आया था। अगले दिन यूनिवर्सिटी जाने से पहले उसने अपनी पैकिंग कर ली। वापसी पर उसे हॉस्टल जाना था। रात डिनर पर भी उसे लगा कि शायद वो मना कर देगा, मगर उसके दिल में कोई नरमी नहीं थी। इतने दिन साथ रहने पर भी कुछ फील नहीं हुआ था उसे, जबकि वो अपने दिल की हालत से अनजान सख्त बना बैठा था। रात को वो सोने लेटी तो उसे लगा कि रवीश सो गया है। कमरे की हल्की रोशनी में वो दबे कदमों से उसके पास तक आई थी। घुटनों के बल बैठते हुए उसने उसे देखा। शानदार मर्द जो उसका होते हुए भी उसका नहीं था। दिल उसके बालों को छूने को कर रहा था और फिर दिल की बात मानते हुए उसने हाथ आगे बढ़ाया। आज के बाद शायद ये पल नसीब ना हो। हाथ आगे बढ़ाकर उसके बालों की नरमी को महसूस किया कि तभी रवीश ने उसे खींचकर अपने ऊपर गिरा लिया। वो उसके ऊपर जाकर गिरी और रवीश करवट लेकर लेट गया। अब परी उसकी बाहों में थी। क्या कर रही थी? नींद में बोझिल आवाज में उसने पूछा। कुछ नहीं, वो एकदम हड़बड़ाई, मगर शायद वो दोबारा सो गया। जबकि वो उसकी बाहों में लेटी अपने दिल की धड़कनें समा रही थी। जब उसकी गहरी सांसें उसने महसूस की तो उसे पक्का यकीन हो गया कि वो सो चुका है।
उसके होठों को देखते हुए उसे वो परसों वाला सीन याद आया तो वो आगे बढ़ते हुए फिर से शर्माई थी और उसने नरमी से अपने होंठ उसके होठों पर रखे और फिर अचानक ही पीछे हो गई। तभी रवीश ने नींद में ही उसे तकिया समझकर अपने सीने से भींच लिया। उसका दिल धक धक करता रहा। आज उसे हॉस्टल जाना था, ये सोचकर ही परी उदास हो गई। दोपहर के बाद रवीश उसे हॉस्टल छोड़ने आया। जाते हुए उसे परी की नज़रें याद रहीं। वो ऐसे क्यों देख रही थी? उसने तो कभी उसे कोई उम्मीद नहीं दी थी, मगर फिर भी घर आकर उसे चैन नहीं आया। उसने सोफे को देखा जहाँ वो लेटी होती थी। उसे वो दिन याद आया जब उसने उसके होठों को छुआ था। दिल की धड़कन अचानक तेज हुई। अभी कल रात का सीन भी उसे याद था। परी ने उसे कैसे छुआ था। वो सो नहीं रहा था, बल्कि सोने का नाटक कर रहा था। हॉस्टल में परी अपने कमरे में आई तो वहाँ 3 लड़कियाँ पहले से मौजूद थीं। अंदर जाकर उसने मुस्कुराकर सबको हेलो कहा, जिस पर तीनों तंज से मुस्कुराई। किसी ने आगे बढ़कर उससे बात नहीं की। सबको समेटकर वो सोने लेटी तो उसे फिर वही याद आया। वो तो उसका टीचर था, फिर उसके बारे में वो क्यों सोच रही थी? उसकी दी हुई जैकेट को उसने अपने सीने से लगा रखा था। अगले दिन वो यूनिवर्सिटी नहीं जा सकी थी। एडजस्टमेंट और सामान खरीदने में 2 दिन गुजर गए थे। जब रवीश 2 दिनों तक लगातार उसका इंतजार करता रहा। उसका मन करता कि उसे कॉल कर ले, लेकिन उसकी अन्ना बीच में आ जाती। क्लास में उसे ढूंढता, क्लास के बाहर भी, कि शायद कहीं नजर आ जाए। 2 दिन बाद वो यूनिवर्सिटी आई और लेक्चर के बीच उस पर नज़र पड़ते ही रवीश के दिल को जैसे सुकून मिला। सारा लेक्चर वो उसी को देखता रहा जो एकदम चुप चुप सी बैठी थी। ये बोल क्यों नहीं रही? कोई तो सवाल करे। मगर परी ने कुछ भी नहीं कहा। चौथे दिन उसका मूड थोड़ा सा सही हुआ था जब एक लड़की ने रवीश से पूछा, सर आपकी शादी हुई? सबने शौक से रवीश की ओर देखा, यहाँ तक कि लड़के भी मुस्कुराकर देखने लगे। जब उसने अपने दायां हाथ उठाया तो उसकी तीसरी उंगली में अंगूठी देखकर सबने वाह कहा था। लड़कियों के तो दिल टूट गए, जबकि उसकी बात पर परी खामोश रही। लगभग 1 हफ्ते के बाद रवीश को कॉल आई कि परी के पास से ड्रग्स बरामद हुए हैं। वो ऑफिस से भागा। उसके जाने से पहले ही वार्डन पुलिस को बुला चुकी थी। हॉस्टल के बाहर पुलिस वैन खड़ी थी। उसने देखा एक लेडी कांस्टेबल उसे घसीटते हुए ले जा रही थी, जबकि परी बुरी तरह रो रही थी। वो आगे बढ़ा और कांस्टेबल से उसे छुड़ाया। उसे देखते ही परी की जान में जान आई और वो तेजी से रोने लगी। मैंने नहीं किया। वो उसके गले लग गई। सब लोग उनकी तरफ देख रहे थे। उसे सीने में भींचता हुआ वो उसकी पीठ को थपक रहा था और वो उसके सीने से लगी रो जा रही थी। उसे पीछे करते हुए अब वो वार्डन की तरफ आया था। उसके पीछे करते हुए उसका हाथ पकड़े खड़ा था। वार्डन से अच्छी बहस करके उसने पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने को कहा। खुद वो डीआईजी को कॉल कर चुका था, जिस पर उसने परी के ऊपर से ये केस हटाने के लिए कहा। मगर उसने पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाई और उन लड़कियों को अरेस्ट करवाया जो इस सारे काम में लिप्त थीं। वो सारे रास्ते रोती रही। कमरे में पहुंची तो और भी रोने लगी। अभी ये फिर से कहेगा कि वो बोझ बनकर दोबारा आ गई है। मगर वो उसके पास आया, धीरे से उसे खुद से लगा लिया। टेक इट इजी, कुछ नहीं हुआ है, मैं हूं ना। उसकी बात पर वो फिर से रो पड़ी। आंसू उसके गालों से टपक रहे थे। जब वो पीछे हटती हुई बोली, आई एम सॉरी सर, मैं जानबूझकर नहीं करती ये सब। आप सोच रहे होंगे कि मैं दोबारा आ गई आप पर बोझ बनकर, बट आई एम सॉरी। वो अटक अटक कर बोल रही थी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा। उसने उसे दोबारा से अपने साथ लगाया और वो पीछे हटी। मेरे मम्मी पापा ने भी यही कहा था, मेरी कोई भी बात नहीं सुनता। वो अपने अंदर का गुबार निकाल रही थी, जिस पर उसने उसे दोबारा सीने से लगाया। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी परी, बेबी सब बात समझ जाएंगे। वो उसके सीने पर दोनों हाथ रखे रो रही थी। आपने भी मुझे गलत ठहराया और मेरे पेरेंट्स ने भी। मैं बहुत अनलकी हूँ। जिस पर उसने उसे पीछे किया और गौर से देखा। उसके फूले फूले गाल, उसकी नाक का वो मोती। दिल की आवाज़ मानते हुए फौरन उसने अपने होंठ उसकी नाक पर रख दिए। वो पहले झिझकी, शर्माई, पलकें बंद कर गई और फिर उसकी बाहों में सुकून पाने लगी। जब वो पीछे हटा तो दोबारा उसके होंठों को फोकस करते हुए उन पर झुकने लगा। बड़ी शिद्दत से वो उसके नरम होठों को पीने लगा। गहरी सांस लेते अलग हुआ था। उसके चेहरे पर बड़ा सुकून था, जैसे आज उसे सब कुछ मिल गया हो। जानती हो परी, इस सुकून के लिए मैं पिछले कितने दिनों से बेसुकून था। मैं पागल था जो हालात से भाग रहा था कि तुम और मैं एक नहीं हो सकते। लेकिन दिल तो बगावत कर चुका था जो तुमसे इश्क कर बैठा। अब मुझे कभी छोड़कर मत जाना परी। आई लव यू परी, आई लव यू सो मच। वो बेतहाशा कभी उसकी गर्दन तो कभी उसके गालों को तो कभी उसके होठों को छूते जा रहा था
और वो उसके इस जुनून पर हैरान थी। अगले ही पल वो उसके हाथों को ऊपर करता उसके कुर्ते को उससे अलग कर गया। एक पल के लिए परी हड़बड़ाई थी उसकी इस जल्दबाजी पर, लेकिन वो तो दीवाना सा हो रहा था। उसे बाहों में लिए वो बेड पर आया, बेतहाशा उसके वजूद को महसूस करने लगा, जबकि परी तो शर्म के मारे लाल हुई जा रही थी। और जब उसके चेहरे से होते हुए रवीश के होंठ उसकी नरम धड़कनों पर आकर रुके, तो परी को ऐसा लगा जैसे वो इस दुनिया में है ही नहीं। वो इतनी मदहोश हो गई थी कि आंखें बंद करके उसने रवीश के बालों में उंगलियां फंसाई थीं। ऊपर नीचे होती धड़कनें रवीश को बेकाबू कर रही थीं और वो भी जुनूनियत से उन्हें शक करने लगा। धीरे से ऊपर होता अब वो उसके चेहरे को अपने हाथों में भर गया। यार तुम तो मक्खन से भी ज़्यादा नरम हो, वो उसकी नरम धड़कनों को एक हाथ में लेता हुआ बोला। और आप बहुत बेशरम, वो उसकी बेबाक शरारतों पर शर्म से लाल होती बोली थी। अभी तुमने मेरी बेशर्मी देखी कहाँ है, कहते हुए वो उसे कमर से पकड़कर एक झटके से ऊपर कर गया था। किस्मी परी, वो अपने होठों की ओर इशारा कर गया। मुझे वही बालक किस चाहिए जो उस रात तुमने मेरे होठों पर अपने होठ रख कर दिया था, जबकि परी का दिल तो धक से हुआ था। यानी उस रात वो जाग रहा था। आप जाग रहे थे और आपने मुझे महसूस भी नहीं होने दिया। अगर महसूस होने देता तो इतना प्यारा सा किस मुझे कहाँ मिलता। वो आंखों में शरारत लिए बोला। प्लीज़ अब टाइम बर्बाद मत करो, जल्दी से जो कहा है उसे करो। वो अपनी आंखें बंद करके अपने होठों पर उंगली रख गया, जबकि परी ने भी देर नहीं लगाई, नीचे को झुकते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख गई और बड़ी नरमी से उसके होठों को छूने लगी। रवीश और भी मदहोश हुआ। उसके नरम होठों का स्पर्श, गर्म सांसों का तालमेल और ऊपर से उसकी नरम धड़कनें जो उसके सीने पर टच हो रही थीं। बेकरार होते हुए उसने परी को तकिए पर लिटाया और खुद उसके वजूद पर बादल बनकर छा गया और कुछ बेशरम शरारतें भी कर गया कि परी शर्म से लाल होते अपने चेहरे पर तकिया रखकर खुद को छुपाने की नाकाम कोशिश कर गई, जबकि उसकी सदा पर वो जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा था। सांसों का तेज तूफान था जो कमरे में आया हुआ था। दोनों एक दूसरे में बुरी तरह गुम हो चुके थे, एक दूसरे को पाकर मुकम्मल हो चुके थे। रवीश उसे बाहों में समेटे सो चुका था, जबकि वो उसके सीने से लगी एक ही बात सोच रही थी। अगर रवीश को अपने दिल में पनपती मोहब्बत का एहसास न होता तो उसका क्या होता। उसने भगवान का धन्यवाद किया कि उसे उसकी मोहब्बत मिल गई थी। तो दोस्तों, आज का हमारा ये प्यारा सा रोमांटिक नॉवल आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर किया करें और ऐसे ही और रोमांटिक नॉवल के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी नए रोमांटिक नॉवल के साथ।